हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए पीसीबी का जो है हमारे टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, टेस्ट है आज। ठीक है, आज की जो वीडियो है उसमें टेस्ट क्वेश्चंस है आपके लिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। ठीक है, और ये जो वीडियो है वो आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, साथ ही साथ पैरामेडिकल के लिए। और ये जो आज की वीडियो है वो आप जो है यूपी से हो, चाहे अगर आप अदर स्टेट से हैं उन स्टेट से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आज के जो वीडियो में क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा फिजिक्स से है। ठीक है, फिजिक्स से हमारा ये जो कॉपी जो पॉपुलर क्वेश्चन है आपका कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लाइट ईयर जो है, प्रकाश वर्ष जो है, किसका मात्रक होता है? टाइम यानी समय का, वेग का यानी कि स्पीड का, डिस्टेंस यानी दूरी का, या फिर नन ऑफ दीज यानी इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्रकाश वर्ष होता है, जो लाइट ईयर होता है, वो किसका यूनिट होता है। ठीक है, तो आप जो है जल्दी से इसका जो आंसर है वो कमेंट करके हमें बताइए कि आपका जो लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष यानी कि जो होता है, वो किसका मात्रक होता है? समय का, वेग का, दूरी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइए चलिए आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो आपका जो लाइट ईयर होता है वो यूनिट होती है आपके डिस्टेंस यानी कि दूरी की। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पारसेक इज द यूनिट ऑफ, यानी कि पारसेक किसका मात्रक है। ठीक है, अब बताना है आपको कि पारसेक किसका मात्रक है। हम बता दें आपको कि यूपीएससी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो आपके थ्योरी बेस आते हैं और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप अब बताइए कि इस क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन ये था कि पारसेक किसका मात्रक है? टाइम यानी समय का, डिस्टेंस यानी दूरी का, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण का। तो आपका पारसेक जो है किसका मात्रक होता है? ठीक है, तो आपका जो पारसेक होता है वो भी आपका मात्रक होता है आपके डिस्टेंस यानी कि दूरी का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी इज, यानी कि किसी भौतिक राशि का सांख्यिक मान होता है इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, यानी कि इकाई से स्वतंत्र होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट यानी इकाई के समानुपाती होता है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट यानी कि इकाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट यानी कि इकाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो किसी राशि का, भौतिक राशि का सांख्यिक मान कैसा होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यानी कि इकाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट्स इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका कि वह राशि आपको बतानी है जिसका मात्रक सभी प्रणालियों में समान होता है, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका मास यानी द्रव्यमान, टाइम यानी समय, लेंथ यानी लंबाई, या फिर टेम्परेचर यानी कि तापमान। ठीक है, तो वह मात्रक आपको बताना है, वह राशि आपको बतानी है जिसका मात्रक जो है सभी प्रणालियों में, सभी यूनिट सिस्टम में जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइम। टाइम यानी कि समय जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट्स बट नो डायमेंशन, यानी कि ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो ये पूछना चाहता है कि किस राशि का जो मात्रक है होता है। ठीक है, मात्रक तो होता है उस राशि का लेकिन आयाम नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन डायमेंशन जो है उसके नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कई जगह के एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका आया हुआ है। पहला आपका ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दूसरा है आपका स्पीड यानी कि वेग, तीसरा है एंगल यानी कि कोण, या फिर आपका कपल यानी कि युग्म। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इन चारों में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एंगल यानी कि कोण। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हमारा केमिस्ट्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, यानी पदार्थ वह है जो एक्स और वाई घेरता है। डेंसिटी एंड मास यानी घनत्व और द्रव्यमान। सीधी सी बात सा मैं आपको बताएं तो इसमें आपको बताना है कि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका वाई किसको रिप्रेजेंट करना है, यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देके, ठीक है, कि पदार्थ वह है जो एक्स और वाई को घेरता है। ठीक है, डेंसिटी
एंड मास होगा, या फिर वॉल्यूम एंड मास होगा यानी आयतन और द्रव्यमान होगा, या फिर स्पेस एंड मास होगा यानी स्थान और द्रव्यमान होगा, या फिर नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन सारे ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्पेस एंड मास। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो होगा आपका स्पेस एंड मास। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन मैटर इन्वॉल्व्स नो केमिकल रिएक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो परिवर्तन है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो चेंज है वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक, तो आपका पहला ऑप्शन है केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन, या फिर फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन, या फिर बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फिजिकल चेंजेस। क्या होगा आपका? फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि कौन सा जो नियम है वो यह बताता है हमें कि पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि न तो पदार्थ को बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। ये कौन सा जो लॉ है, कौन सा जो नियम है वो कहता है। ठीक है, आपका जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शनल, यानी कि निश्चित अनुपात का नियम ये कहा गया है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये कहा गया है, या फिर आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल्स यानी कि गुणन अनुपात के नियम में यह कहा गया है, या फिर अवागाद्रो लॉज यानी कि अवागाद्रो के नियम के द्वारा ये कहा गया है। तो किस नियम में ये बात कही गई है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग यह कहा गया है कि पदार्थ जो है वो न तो बनाया जा सकता है और न ही जो है नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड फॉर, यानी कि स्थिर संगठन का नियम किसके लिए सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि स्थिर संगठन का जो नियम होता है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए जो है सही नहीं है। ठीक, एंडोथर्मिक कंपाउंड यानी कि उष्मा शोषी यौगिकों के लिए, या फिर एक्सोथर्मिक कंपाउंड यानी कि उष्मा क्षेपी यौगिकों के लिए, या फिर स्टोकाइमेट्रिक कंपाउंड्स यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक के लिए, या फिर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक यौगिकों के लिए। तो किस यौगिक के लिए जो है ये जो आपके स्थिर संगठन का नियम है वो सही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक यौगिकों के लिए ये जो स्थिर संगठन का जो नियम है वो सही नहीं है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ, यानी कि CO एंड CO2 का निर्माण किस नियम को दर्शाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो है किस नियम को दर्शाता है आपको ये बताना है। पहला आपका नियम दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल यानी गुणन अनुपात के नियम को, या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल यानी पारस्परिक अनुपात के नियम को, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल यानी स्थिर अनुपात के नियम को। तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है किस नियम को दर्शाता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल यानी कि गुणन अनुपात के नियम को। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बायोलॉजी से है। ठीक है, बायोलॉजी से अब हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे, टेस्ट क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले कि अगर आप और भी ऐसे टेस्ट सीरीज चाहते हो तो हमारे चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए चलिए अब देखते हैं अपने बायोलॉजी के MCQ क्वेश्चंस को। ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, यानी बैगन का लिटिल लीफ, ठीक है, यानी छोटी पत्तियां किसके कारण होती हैं। वायरस यानी विषाणु के कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण, या फिर फंगस के कारण, या फिर एल्गी के कारण। ठीक है, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है किसके कारण होता है आपको कारण बताना है उसका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एलिमेंट्री बॉडी इन माइकोप्लाज्मा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, यानी माइकोप्लाज्मा की एलिमेंट्री बॉडी
ठीक है, कौन सा कार्य करती है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में जो एलिमेंट्री बॉडी होती है वो किस चीज़ का फंक्शन करती है, क्या करती है, मेटाबॉलिज्म यानी उपाचय करती है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन करती है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करती है, या फिर रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन करती है। तो एलिमेंट्री बॉडी जो है किस काम आती है माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन में। ठीक है, इसका फंक्शन किस में होता है, आपके रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव हैव अ सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जो जीव होते हैं उनकी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड की, या फिर सेलुलोज की, या फिर फैट्स की, या फिर काइटिन की। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, आपको ये बताना है। तो उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो आपका बनी होती है प्रोटीन से, साथ ही साथ आपके लिपिड से। ठीक है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है किससे बनी होती है, प्रोटीन से और लिपिड से। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, कि इसमें से कौन सा जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी बैक्टीरियल डिजीज है। मीजल्स यानी खसरा, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, रैबीज, या फिर ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपका मीजल्स, स्मॉल पॉक्स और रैबीज ये तीनों किससे होने वाले हैं, वायरस से। तो आपका लास्ट ऑप्शन बनता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किससे होता है, आपके बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो आपकी डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस वो कॉज होती है, जिसे किस नाम से जानते हैं, हिंदी में क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विटेकर इन विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स और प्लेस्ड इन द किंगडम, यानी विटेकर की वर्गीकरण प्रणाली में प्रोकैरियोटिक्स किस जगत में रखे गए हैं, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, प्लांटी में, या फिर एनिमेलिया में। तो विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें प्रोकैरियोट्स को किस जगत में रखा गया है, किस किंगडम में रखा गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मोनेरा। ठीक है, किस जगत में किस किंगडम में रखा गया है, तो मोनेरा किंगडम में रखा गया है। ठीक है, तो अब जो है आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।